चोरों का गुलाम, दिल छू लेने वाली कहानी। राहुल ऑफिस में था, तभी उसकी माँ सुधा जी का फोन आया और वह बोली, बेटा 2 दिनों के बाद हमारी शादी की सालगिरह है, तुम लोग घर तो आ रहे हो ना। राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ माँ, आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुधा जी खुश हो गई। असल में राहुल की पत्नी प्रिया खाना बहुत बढ़िया बनाती थी और घर में कोई भी बड़ा आयोजन होता तो सुधा जी उसे ही खाना बनाने के लिए लगा देती थी। मगर इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते प्रिया पूरी तरह परेशान हो जाती थी। जब राहुल ने घर आकर बताया कि माँ ने हमें शादी की सालगिरह के लिए घर बुलाया है, तो प्रिया ने साफ इनकार कर दिया और बोली, हर बार इतने सारे लोगों का खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। बड़े भैया भाभी तो माँ जी से नाराज होकर घर से गए हैं, लेकिन अब किसी भी फंक्शन में शामिल होने के लिए आते ही नहीं है। मैंने कितनी बार मम्मी जी से कहा कि हम किसी खाना बनाने वाले को बुला लेते हैं, लेकिन वे मेरी बात सुनती ही नहीं है। इसलिए इस बार मैं फंक्शन पर नहीं जाऊंगी। राहुल बोला, मैंने भी माँ से कितनी बार कहा कि हम बाहर से खाना बनाने वाले को बुला लेते हैं, लेकिन वे सुनती ही नहीं है। उनका कहना है कि घर की बहू अन्नपूर्णा होती है और मेहमानों को उसके हाथों से बना हुआ पकवान खिलाने का आनंद ही अलग होता है। उन्होंने खुद तो कभी इतने सारे लोगों का खाना बनाया नहीं है, लेकिन तुम्हें ही परेशान करती रहती हैं। इस पर प्रिया बोली, और नहीं तो क्या, इतनी गर्मी है, मैं तो किचन में काम करते करते ही पागल हो जाऊंगी, इसलिए तुम अकेले ही चले जाना। राहुल ने अगली सुबह बस पकड़ ली और शाम तक वह घर पहुंच गया। बेटे को अकेले आया देखकर सुधा जी हैरान रह गई और बोली, अरे बेटा, तू अपनी पत्नी को नहीं लाया? इतनी गर्मी में रसोई कौन संभालेगा? राहुल ने कहा, नहीं माँ, वह नहीं आई। इतनी गर्मी में उससे इतना सारा काम अकेले नहीं होगा। इस पर उसकी माँ ताना मारते हुए बोली, हाँ हाँ, तेरी पत्नी तो फूल कुमारी हो गई है। बड़ी बहू तो पहले से ही नालायक थी, अब छोटी बहू के रंग भी बदलने लगे हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, दो दो बहुओं के होते हुए भी कोई मेरी खुशी में शामिल होने नहीं आना चाहता। तब बेटे ने करारा जवाब देते हुए कहा, माँ, मेरी पत्नी क्या केवल रसोई संभालने वाली रसोइया है? जब भी वह यहाँ आती है तो मुझसे घर के सारे काम करवाती हो। फंक्शन में सारा खाना वही बनाती है, लेकिन जब वह तुम्हारे साथ बैठकर बातें करने की कोशिश करती है या घर के किसी महत्वपूर्ण फैसले में अपनी राय देती है, तो तुम कह देती हो कि बहू, तुम तो बाहरी हो। अगर तुम्हें लगता है कि वह बाहरी है, तो मैंने उसे बाहर ही छोड़ दिया है। उसे इस फंक्शन में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे की बात सुनकर सुधा जी तिलमिला उठी और बोली, तू तो जोरू का गुलाम ही बन गया है। राहुल हंसते हुए बोला, तो ठीक है ना माँ, बने रहने दो मुझे जोरू का गुलाम। पापा भी तो जोरू के गुलाम हैं, तो आपकी कही हुई हर एक बात मान लेते हैं। आप चाहे परिवार में किसी के साथ कितना भी गलत करो, कोई आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ तक कि पापा भी आपको कुछ नहीं बोलते। तो फिर मैंने भी सोचा कि अपने भविष्य के लिए मैं भी जोरू का गुलाम ही बन जाता हूँ। ये बात सुनकर उसके पिता मोहन जी स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगे। फिर उन्होंने नजरें चुरा ली, क्योंकि बेटे की बात में सच्चाई थी। वे कभी अपनी पत्नी को गलत करते हुए देख भी लेते थे, तो भी उन्हें रोक नहीं पाते थे। और आज इन्हीं सब हरकतों की वजह से बेटे का मन भी पूरी तरह उचट चुका था। सुधा जी ताना मारते हुए बोली, तो तू भी किस लिए चला आया? तू भी नहीं आता। राहुल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं भी चला जाता हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा। तब उसके पिता मोहन जी को लगा कि कहीं छोटा बेटा भी हमेशा के लिए नाराज न हो जाए, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर बेटे का हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। बहू नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम लोगों से ही कोई भूल हुई होगी, तभी बहू हमारे फंक्शन में आना पसंद नहीं कर रही है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम घर की परिस्थितियाँ बदलेंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि बहू अगली बार खुद खुशी खुशी यहाँ आए। फिलहाल
तुम आ गए हो तो प्लीज फंक्शन छोड़कर मत जाओ। ये सुनते ही सुधा जी गुस्से में बोल पड़ी, जाने दीजिए ना इसे, क्यों रोक रहे हैं आप? तब मोहन जी आज पहली बार कड़क आवाज में बोले, तुम्हारी वजह से घर परिवार बिखर रहा है, फिर भी मैं तुम्हारी ही सुनता रहूं? अभी तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बेटे ने मुझे जोरू का गुलाम कहा, वह तुम्हें अच्छा लग रहा है? अगर तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी की बात सुनता है तो तुम्हें बुरा लगता है, तो फिर तुम मुझसे ये उम्मीद क्यों करती हो कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूं? तुम्हारे हिसाब से चलकर देख लिया मैंने, बड़े बेटे बहू पहले ही घर छोड़कर चले गए हैं, वे लोग अब यहाँ आना भी पसंद नहीं करते। छोटे बेटे बहू को भी तुमने इतना परेशान कर दिया है कि अब वे लोग भी परिवार से दूर हो रहे हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? बुढ़ापे में अकेली रहना है क्या? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या खाली दीवारों पर अपना हुक्म चलाओगी? ये सुनकर सुधा जी आंखें तरेर कर उन्हें देखती रह गईं, लेकिन अब वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मोहन जी ने गुस्से में कहा, तुम शादी की सालगिरह मनाने जा रही हो, लेकिन घर परिवार को कैसे संभाल कर रखा जाता है ये तुम्हें पता ही नहीं है। दुनिया भर के मेहमान तुम्हारी पार्टी में आएंगे, लेकिन अगर अपने ही बेटे बहू नहीं आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये कभी सोचा है तुमने? सुधा जी अब पूरी तरह खामोश हो गई थी। तब मोहन जी ने साफ शब्दों में कहा, अब तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी। इतना कहकर उन्होंने तुरंत फोन उठाया और छोटी बहू प्रिया को कॉल किया। भावुक स्वर में बोले, बहू, इस घर में तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम कल के फंक्शन में आ जाओ ना। अपने ही बच्चे फंक्शन में नहीं रहेंगे तो मैं शादी की सालगिरह ही नहीं मनाऊंगा। तुम्हें सबका खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं कुक बुला लूँगा। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर आई। उधर प्रिया का मन भी पसीज गया और वह धीरे से बोली, ठीक है पापा जी, मैं आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। बहू की बात सुनकर मोहन जी का मन खिल उठा। इसके बाद उन्होंने बड़े बेटे बहू को भी फोन लगाया और पत्नी के व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं हमेशा के लिए तुम्हें घर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस हमारी शादी की सालगिरह वाले फंक्शन में शामिल हो जाओ। मोहन जी ने जीवन में पहली बार खुद पहल की थी, इसलिए बेटे बहू का दिल भी द्रवित हो गया और वे लोग भी घर आने के लिए तैयार हो गए। फिर मोहन जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब फंक्शन की सारी तैयारी मैं अपने हिसाब से करूँगा, तुम बस सज धज कर केक काटने आ जाना। इतना कहकर उन्होंने अपने एक दो दोस्तों से बात करके खाना बनाने वाले और डेकोरेशन वालों को बुला लिया। सारा काम वे लोग संभालते लगे। अगली सुबह तक बड़े बेटे बहू और छोटी बहू भी बच्चों के साथ घर पहुंच चुके थे, जिससे पूरा घर खुशियों से भर गया। सुधा जी अब किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि सालों बाद उनके पति ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और वह भी समझ चुकी थी कि अब ज़्यादा बोलने से सब कुछ हाथ से निकल सकता है। शाम को सभी बेटे बहू और पोते पोतियों की मौजूदगी में केक काटा गया। घर में खुशियों का माहौल था। बस सुधा जी थोड़ी चुप चुप सी थी, क्योंकि अब उनका किसी पर नियंत्रण नहीं रहा था। लेकिन बच्चे बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने सालों बाद अपने दादा को मुस्कुराते और खुलकर बातें करते देखा था। अगर मोहन जी ने ये फैसला पहले लिया होता तो रिश्ते इतने सालों तक बिगड़े हुए ना रहते। लेकिन देर से ही सही उन्होंने नई पहल की थी, इसलिए बच्चे भी मन से खुश दिखाई दे रहे थे। केक कटने के बाद भी मोहन जी की आंखें बार बार सुधा जी को खोज रही थी। उन्होंने देखा कि वे चुपचाप एक कोने में बैठी थी, ना किसी से हंसकर बात कर रही थी, ना ही बच्चों को टोक रही थी। बरसों बाद पहली बार उनके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि खालीपन था। मोहन जी समझ गए कि आज जो कुछ हुआ उसने सुधा जी को अंदर तक हिला दिया है। थोड़ी देर बाद जब मेहमान जाने लगे और घर में सन्नाटा सा छा गया,
तो सुधा जी धीरे धीरे उठकर रसोई की तरफ गई। वहाँ प्रिया पानी पी रही थी। सुधा जी कुछ पल खड़ी रही, फिर कांपती आवाज में बोली, बहू, आज अगर तुम्हें मेरे किसी व्यवहार से तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर प्रिया चौंक गई, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। उसकी आंखें भर आईं और वह बोली, माँ जी, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, बस थोड़ा सम्मान और समझ चाहती थी। सुधा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस परंपरा के नाम पर वह बहुओं को दबाती रही, उसी ने उनके अपने घर को तोड़ दिया था। उसी रात मोहन जी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आज तूने जो किया उसने मुझे भी मेरी जिम्मेदारी याद दिला दी। अगर समय रहते आदमी सच का साथ ना दे तो रिश्ते धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। राहुल ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसका घर बच गया है। अगले कुछ दिनों में सुधा जी के व्यवहार में सचमुच बदलाव दिखने लगा। वे प्रिया से काम नहीं, हालचाल पूछने लगी। बच्चों की हंसी से चिढ़ने के बजाय उसमें सुकून ढूंढने लगी। घर में पहली बार ऐसा माहौल बना जहां कोई किसी से डरकर नहीं, बल्कि अपनापन महसूस करके रहता था। राहुल और प्रिया जब वापस जाने लगे तो सुधा जी ने खुद बहू के हाथ में मिठाई का डब्बा रखते हुए कहा, अगली बार बिना डर बिना मजबूरी के आना। प्रिया की आंखें फिर नम हो गईं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, भरोसे के थे। कभी कभी एक इंसान की सही समय पर ली गई एक सख्त लेकिन सच्ची पहल पूरे परिवार की किस्मत बदल देती है, और मोहन जी ने वही किया था। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा होना जरूरी होता है। परंपराएं तब तक ही सुंदर है जब तक उनमें इंसान की इज्जत जिंदा रहे। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।